हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज जो है हम प्रकाश का परावर्तन जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं आज हम जो है सारा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मोटर गाड़ी क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी का जो चालक होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो यहाँ पर दिख भी रहा होगा आप लोगों को कौन सा दर्पण रहता है। तो ये जो साइड मिरर रहता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो होता है, जैसे एक साइड में एक गोलीय दर्पण एक दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है ऐसे, इसकी जो है वक्रता फोकस दूरी मतलब एफ जो है वक्रता त्रिज्या सी और पी के बीच के क्या होता है, तो इसकी आधी होती है। जैसे ये सी से पी तक की दूरी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, और फोकस क्या है, फोकस बीच में है, तो वो क्या हो गया, आधी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि फोकस दूरी एफ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी, और एफ से देखिए सी तक की दूरी दोगुना है, एफ से मतलब दो गुना है। तो इसका भी आंसर राइट आंसर हो जाएगा दो गुना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर उसका आवर्धन जो ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि सेम आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सेम आकार का बनेगा लेकिन काल्पनिक उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा सेम सेम बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए छठा नंबर क्या कह रहा है, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दर्पण में जो है हमेशा जो है वस्तु के आकार का कोई भी प्रतिबिंब बनेगा। तो किस दर्पण में, समतल दर्पण में, हमेशा समतल दर्पण में वस्तु के आकार का बनेगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक दिख रहा होगा मोमबत्ती के चित्र से यहाँ पर बताया गया, मोमबत्ती के चित्र से बताया गया। इसमें क्या है कि जैसा इधर मोमबत्ती दिख रहा है वैसा इधर भी इसका प्रतिबिंब में भी बना है। तो कैसा बनता है, तो वस्तु के आकार का ही बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सातवां नंबर, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान क्या होता है। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर परावर्तित होती है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वो प्रकाश ये क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना परावर्तन कोण का मान होता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो समानांतर, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर, यहाँ पर देखिए दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो समतल दर्पण होंगे उसके बीच में जो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कि कितने बन सकते हैं, तो इसके जो अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस पर जो स्टार मार लीजिए आप लोग, इसको याद रखिएगा कि दो समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो अनंत, कितने बन सकते हैं, अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। अगर कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब जैसे होता है समतल दर्पण में मैंने दिखाया था, तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर दिया हुआ है उल्टा। नौवां क्वेश्चन है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि किस दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता
अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? जैसे कि ये दर्पण हो गया, जैसे एक ये दर्पण हो गया, तो यहाँ से इसके ध्रुव से बीच की दूरी ले करके और यहाँ पर जो एफ होता है, एक ऐसा लाइन गया रहता है और यहाँ पर एफ होता है, क्या होता है, एफ होता है और यहाँ पर सी होता है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से एफ से लेकर के पी तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर वही आ गया कि गोलीय दर्पण से ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये है, जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया, एक इस पर ये है, यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एफ है, क्या है, एफ है, और यहाँ पर सी है। तो कह रहा है कि पी से लेकर के और एफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक महत्वपूर्ण सूत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये जो है आप लोग जो हमेशा याद करके चलिएगा। क्या करके याद करके चलना है? इसका तो हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। एक ये फार्मूला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये याद करके चलिएगा। क्या है? एफ बराबर आर बाई टू। एफ फोकस दूरी और बराबर आर बट्टा मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये याद रख के चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये तो हम पढ़ लिए थे, नहीं पढ़ते हैं शायद। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? किसी समतल दर्पण जो होता है तो उसका आवर्धन कितना होता है? तो +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। और उत्तल दर्पण में कितना होता है? तो माइनस में, ऋणात्मक में होती है। उत्तल दर्पण में कैसा होता है? तो ऋणात्मक, मतलब कि उसका हमेशा माइनस में आएगा। लेकिन समतल दर्पण है तो इसमें कैसा है? +1 है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये सब क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये क्वेश्चन है, इसको जो स्टार मार करके लिख लीजिए, याद करना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात मतलब जहाँ ना हवा हो ना पानी हो, जैसे ये पृथ्वी के बाहर ये वाला क्षेत्र जो हो गया, ये सब जो अंतरिक्ष जो होता है, अंतरिक्ष, ये सब क्या हो गया? निर्वात हो गया। तो इसमें जो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है एवं विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, उसके साइड साइड ऐसे ऐसे जो है ये क्या तरंग निकल रहा है, चुंबकीय तरंग निकल रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक फार्मूला है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं और एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसके प्रवर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण। कितने नियम है? 2 नियम है। कितने हैं? 2 नियम है। ये आप लोग जो है याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार मार करके इस पर चलिए, क्या स्टार मार करके चलना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी या प्रकाश का वेग कितना होता है? तो पानी या प्रकाश का वेग कितना होता है? हमने निर्वात में देखा था, निर्वात में होता है 3 × 10⁻, 3 × 10⁻, ये 10⁻8 मीटर
पर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पानी में, जैसे ये पानी यहाँ पर दिख रहा है आपको, पानी में इसका वेग कितना होता है, तो 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्रकाश की महत्तम चाल, मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यह जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए UVF में क्या संबंध है। अगर कोई भी गोलीय दर्पण है तो उसमें UVF में क्या संबंध है, क्या संबंध है आप लोगों को ये बताना है। तो क्या संबंध है, तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। क्या संबंध है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V इसका जो है संबंध होता है। क्या होता है, या F बराबर UV बट्टा U प्लस V। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा UVX UV गुना ए बराबर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बराबर U गुने V, F बराबर हो जाएगा U गुने V हो जाएगा। या ये सूत्र होता है, ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा। इसमें उतना अच्छा से नहीं बना है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के लिए UV और R में क्या संबंध है। UV और R जो होता है उसमें क्या संबंध है, तो संबंध ये होता है 2/R। क्या होता है, यहाँ पर दिया भी हुआ है 2/R बराबर 1/U प्लस 2/V, या R बराबर UV बट्टा 2UV बट्टा U प्लस V होता है। तो ये भी सूत्र आप लोग जो है याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 2/R प्लस 2/R बराबर 1/U प्लस 2/V राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन क्या करें, किस दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहा जाता है। किस दर्पण को, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग जो है कांच में कितना होता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो कितना होता है, तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है कांच में इसका प्रकाश का वेग होता है। निर्वात की तुलना में प्रकाश का वेग जो है सबसे कम होता है कांच में। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण को अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण किसको, तो अवतल दर्पण को, और अपसारी किसको, तो उत्तल दर्पण को अपसारी, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किस प्रतिबिंब को, तो वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक होता है उसे हम जो वास्तविक प्रतिबिंब को जो पर्दे पर उतार सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, केवल काल्पनिक और काल्पनिक ही बनेगा। तो किस दर्पण में, तो समतल तथा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में काल्पनिक नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, समतल तथा उत्तल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समतल तथा उत्तल। यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और समान आकार का बनता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें जो है प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और समान आकार का बनता है। तो समतल दर्पण में, जैसे आईना होता है, तो ये सब क्या हो गया, समतल दर्पण हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग जो है इसको याद करके ही चलिए, या ऐसा नहीं कि याद नहीं करना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसे वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक भी बनता है और बड़ा भी बनता है। कौन सा दर्पण है, देखिए प्रश्न ये आएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस किस दर्पण में बनता है। तो तीनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब जो है तीनों दर्पण में बनता है। लेकिन काल्पनिक, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ऊपर क्वेश्चन था, इसको फिर से समझिए।
समतल तथा उत्तल में केवल काल्पनिक बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है लेकिन बड़ा भी बनता है, इस वस्तु से बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा बन रहा है। जैसे वस्तु ये है, वस्तु ये है, कौन सा है, वस्तु ये है, और प्रतिबिंब जो है ये है, तो बड़ा बन गया। तो काल्पनिक है, वो दर्पण के पीछे है, लेकिन कैसा है, वस्तु से बड़ा है। अगला 31 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो वास्तविक बनता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं बनेगा और न ही समतल दर्पण में वास्तविक बनेगा, केवल अवतल दर्पण में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बने। क्वेश्चन आ गया कि वस्तु को जो अवतल दर्पण, जैसे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो इसमें जो है वस्तु को कहाँ रखी जाए कि वस्तु जो है समान आकार का बने। तो कहाँ रखना है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ रखना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा, सेम टू सेम, जैसा रखेंगे वैसा ही बने। जैसे हम इतना रखेंगे तो नीचे भी इतना बड़ा बन जाएगा। तो कहाँ रखना होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर नहीं। इसमें ये गलत बता दिया है, कहाँ रखना होगा, तो वक्रता केंद्र पर, मतलब वस्तु जो है ये इसमें गलत रख दिया हुआ है, वस्तु जो है सी पर रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा, सी पर रखना होगा, एकदम एकदम सी पर रखिएगा तो ही जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। कैसा बनेगा, जैसा सी पर रखिएगा वैसा ही नीचे भी सी पर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वक्रता केंद्र सी पर वस्तु को रखेंगे, तभी जो है जैसा रखेंगे वैसा ही प्रतिबिंब बन करके वापस आएगा। इस एग्जाम्पल को नहीं मानना है, इसको मानना है। किसको, इसको मानना है। सी पर रखेंगे, कहाँ पर, सी पर रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण जो होता है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तो वस्तु को कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बने। वस्तु कहाँ रखना है कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बने। तो इसमें दिख रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में। कहाँ से, ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया, तो इसके बीच में अगर रखेंगे तो इसका वस्तु जो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ध्रुव और फोकस के बीच में क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। अगला प्रश्न है 34 नंबर, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है। तो बताया था मैंने पहले ही कि तीनों दर्पण में जो है, तीनों दर्पण में, किसमें, तीनों दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है। किसमें, तीनों दर्पण में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, लेकिन उत्तल में और समतल में केवल काल्पनिक बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलर कुकर जो होता है, ये दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, सोलर कुकर यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसमें जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, किस चीज़ का बना होता है। सर्च लाइट जो यहाँ पर ये सर्च करने वाला लाइट होता है, जिसे ये समुद्र सब में लगा रहता है, तो इसमें जो है किस दर्पण का प्रयोग रहता है। तो इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे कहाँ रखी जानी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चेहरा कहाँ रखा जाना चाहिए कि दाढ़ी बनाने के समय दर्पण के बीच में जो है चेहरा बने। तो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो चेहरे का सीधा प्रतिबिंब बनेगा और एकदम दिखाई देने वाला प्रतिबिंब बनेगा। 38 नंबर क्वेश्चन, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, दूसरे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये रहे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग अगर एग्जाम में अच्छे से नंबर लाना है, 40 में 40 साइंस में लाना है, तो इसको जो है याद कर लीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण है याद तो ऐसे सबको करना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये किसी को नहीं मालूम रहता है, लेकिन आपको जो है सब पढ़ करके जाना है।
तभी जो है आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।